मैं आपको स्टार्ट करवा रही हूँ बेटा पार्ट ऑफ सेल से, ठीक है? सारे स्टार्टिंग करवा रही हूँ सेल मेम्ब्रेन से, देन सेल वॉल। फिर से स्टार्ट करवा रही हूँ, अभी आज ही हो जाएंगे। ओके, फर्स्ट हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको। ओके, सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है? ये एनिमल की सेल में मिलता है। आउटर मोस्ट लेयर अगर हम देखते हैं एनिमल की, तो वो होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? एंड ये प्लांट सेल में भी मिलती है, बट अगर हम प्लांट सेल के बारे में बात करेंगे तो बेटा प्लांट सेल में सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसको बोलते हैं हम सेल वॉल, जो बनी होती है सेलुलोज की। और एनिमल सेल के बारे में बात करें तो जो उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इसमें भी प्रेजेंट होती है बेटा प्लांट सेल में, लेकिन उसके बाहर क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है? एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर है सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेमी परमेएबल होती है, सेमी परमिएबल होती है। इसी को हम सेलेक्टिवली परमिएबल सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ ही सब्सटेंस को अंदर आने की परमिशन देती है और कुछ ही सब्सटेंस को बाहर जाने की परमिशन देती है, ठीक है? लेकिन सेल वॉल में ऐसा नहीं होता, सेल वॉल फ्रीली परमिएबल होती है, ये सबको अंदर आने की परमिशन दे देती है, ठीक है? तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो सेल वॉल होती है वो फ्रीली परमिएबल होती है, और जो एनिमल की सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है या सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों होती है? क्योंकि वो कुछ ही सब्सटेंस जो जिनकी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उन्हीं सब्सटेंस को अंदर आने की परमिशन देगी। ओके, नेक्स्ट है फाइन पोर से बनी होती है, ये मैंने आपको बता दिया है, सेमी परमिएबल होती है, ठीक है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है बेटा, लिपोप्रोटीन। कितना क्लियर है? यस मिस। ओके, अब जो ये सेल मेम्ब्रेन है बेटा ये लिविंग होती है, लेकिन जो ये सेल वॉल होती है प्लांट की ये डेड होती है। समझ में आ गया सेल मेम्ब्रेन के बारे में? यस मिस। ओके, दूसरा इनका फंक्शन क्या है? जो एनिमल सेल का सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये शेप को मेंटेन रखती है, शेप को मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है? यहाँ पे लिख देती हूँ, जो सेल मेम्ब्रेन है उसका फंक्शन मेंटेन करती है सेल की शेप को। हम ठीक है? एनिमल एंड प्लांट सेल दोनों की शेप? नहीं बेटा, सिर्फ एनिमल, प्लांट सेल की। एनिमल सेल के बारे में बात कर रही हूँ अभी। सेल मेम्ब्रेन किसमें होती है आकृति? एनिमल सेल में होती है बेटा, एनिमल सेल में। मैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रही हूँ अभी, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल की शेप को मेंटेन करके रखती है। इसी तरीके से सेल वॉल भी क्या करती है? सेल वॉल होती कैसी है? रिजिड होती है ना, रिजिड होती है। ये क्या करती है? प्लांट को स्ट्रेट रखने में हेल्प करती है, थोड़ा हार्ड होती है, डेड होती है, ठीक है? तो अभी तो हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं ना, सेल वॉल तो मैंने तुम्हें एक साथ इसलिए करवा दी है ताकि कंफ्यूज ना हो जाए, आराम से समझ में आ जाए, ठीक है? इतना समझ में आया सेल मेम्ब्रेन के बारे में? यस मिस। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है, ठीक है? लेकिन सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है लिविंग मेम्ब्रेन है, फाइन पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम सेमी परमिएबल कहते हैं। दूसरा नाम सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, क्योंकि कुछ ही सब्सटेंस को जिनकी इनको रिक्वायरमेंट होती है उन सब्सटेंस को अंदर आने की परमिशन देती है, जैसे वाटर होगा, गैस होगा, इन सबको अंदर आने के लिए परमिट करेगी। ओके, नेक्स्ट हमने देखा मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है? फंक्शन क्या है? एक तो ये शेप मेंटेन करके रखती है, ठीक है? दूसरा अगर हम सेल के बारे में बात करें बेटा, तो ऐसा नहीं है कि बाहर का सब्सटेंस यहाँ आकर के सब अंदर आ गया है, ऐसा नहीं करती है, ठीक है? अलग रखती है अपने आप को, ठीक है? सेपरेट रखती है सेल। ये समझ में आ गया? यस मैम। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सेल यस मैम। अब सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होता है? मैम प्लांट प्लांट सेल में। प्लांट सेल।
ठीक है, तो ये है हमारे पास प्लांट की सेल, जो आउटर मोस्ट लेयर है इसे बोलते हैं हम सेल वॉल, जो बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। सेल्यूलोज। डेड होती है यानी कि नॉन लिविंग होती है, नॉन लिविंग होती है। ठीक है, समझ में आया? और ये किसके सराउंड होती है? कहने का मतलब ये है घिरी हुई होती है किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अंदर कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बट हम अगर आउटर मोस्ट लेयर की बात करें तो वो सेल वॉल है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ ही कवर होती है। इतना समझ में आ गया? यस मिस। यस मिस। फ्रीली परमिएबल है बेटा, फ्रीली परमिएबल। अब फ्रीली परमिएबल क्यों कहा गया है सेल वॉल को? फिर से वही, क्योंकि जितने भी सब्सटेंस होते हैं बेटा ये किसी को भी अंदर आने की परमिशन दे देती है। ठीक है, तो ये है फ्रीली परमिएबल। बात समझ में आ गई होगी। अब ये क्या करती है बेटा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जो इसकी सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है। रिजिड कहने का मतलब हार्ड होती है। ठीक है, शेप चेंज नहीं करेगी। और जो सेल वॉल होती है बेटा यही तो शेप को मेंटेन रखेगी। ठीक है, इसीलिए जो सेल जो होता है ये स्ट्रेट करके रखता है प्लांट को। देखा होगा आपने, कभी हवा चलती है तो प्लांट झुक तो जाता है लेकिन बाद में वो सीधा खड़ा भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थर्ड। सेल वॉल समझ में आ गया ना? यस मिस। ओके, ये पढ़ाया है बेटा मैंने, डिटेल में पढ़ाया है, बस मैं यहाँ पे साइटोप्लाज्म। अभी हमने सेल देखा, ये हमारा सेल है। अगर मैं एनिमल सेल के बारे में बात करूं तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे है न्यूक्लियस बेटा। तो अगर मैं न्यूक्लियस को एक्सक्लूड कर दूं यानी कि निकाल दूं, तो जो भी पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, जितने भी ऑर्गेनल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, और इस पे होगा वाटर फिल, तो इस पूरे पोर्शन को नाम दिया गया है साइटोप्लाज्म। यानी ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है और न्यूक्लियस के बाहर होता है। ठीक है, सेमी फ्लूइड है जो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है। न्यूक्लियस ये है बेटा, इसके बाहर जो ये दिख रहा है आपको, ये एरिया, ये वाला एरिया, ये बाहर वाला, ये इसको कह रहे हैं हम क्या? साइटोप्लाज्म। मैं शेड करके दिखा देती हूँ कौन सा वाला, ये वाला एरिया, ये वाला। ठीक है, समझ में आया इतना? ये वाला पोर्शन है बेटा पूरा साइटोप्लाज्म। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें प्रेजेंट क्या क्या होगा। वाटर प्रेजेंट होगा, कुछ आयंस प्रेजेंट होंगे, शुगर प्रेजेंट होगा, कुछ एंजाइम्स होंगे बेटा, कुछ वेस्टेज होगा, और ऑर्गेनल्स तो ऑब्वियस है, वो तो होते ही होते हैं। कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी एपरेटस होता है, और भी हैं, राइबोसोम्स होंगे। तो जितने भी सेल के ऑर्गेनल्स हैं वो, प्लस जो भी उसमें लिक्विड प्रेजेंट होगा, उन सबको मिलाकर के साइटोप्लाज्म बनता है। बात समझ में आ गई इतनी? यस मिस। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है, देखो बेटा लिखा है इसके फंक्शन में कि जितने भी ऑर्गेनल्स है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस है, राइबोसोम्स हैं, ये सब अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो सारी साइटोप्लाज्म में होगी। ठीक है, एक और आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमारे साइटोप्लाज्म में ही होता है। ठीक है, समझ आ गया इतना? यस मिस। वेरी गुड। तो रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट प्रोसेस है बेटा यही होगा साइटोप्लाज्म में, जहां आपका पायरुविक एसिड बनता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म किसको कह रहे हैं हम? सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट और न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस को हटा दोगे तो साइटोप्लाज्म मिलेगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन बताएगा मुझे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैम ये न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक अटैच्ड होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस मैम और सेल इसमें मेम्ब्रेन से राइबोसोम्स भी अटैच अटैच होता है, होते उसमें हैं। राइबोसोम्स अटैच अच्छा होते हैं। रहने दो, मैं बोल रही हूँ, रहने दो, मैं बोलती हूँ। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो बेटा ये है हमारा सेल, ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से कुछ आपको इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको हम नाम देते हैं क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है बेटा? राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ठीक है, तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच है तो उसको नेम दिया गया है RER।
यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होंगे उसको नेमिंग दी गई है SER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बात किस किस को समझ में आ गई? यस मिस आ गया। सर मुझे कर दिया, समझ आ गया। ओके, इसका जो इसको क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियस की बाहर की मेम्ब्रेन को? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होता है और जो दूसरा एंड होता है वो हमारे किससे अटैच होता है? सेल मेम्ब्रेन से। बात समझ आ गई? यस मिस। ठीक है, नेक्स्ट Yes, इसमें ma'am. लिखा है ओके, मे बी स्मूथ और रफ। अगर अटैच होगा राइबोसोम तो वो रफ होगा, अटैच नहीं होगा तो वो स्मूथ होगा। ठीक है, ये मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसके फंक्शन। क्या करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? मैम प्रोटीन्स और फैट सिंथेसाइज करता है। क्या करता है? मैम प्रोटीन्स और फैट्स। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे ये है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या अटैच हो रखे हैं? राइबोसोम्स। तो राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन बना रहा है। तो जो यहाँ पे आप देख रहे हो RER, क्या फंक्शन हो रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस का हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच। ये बात समझ में आई? अब अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो ये क्या करते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट और लिपिड इनको सिंथेसिस करते हैं। क्या बोला मैंने? ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं बेटा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? क्योंकि उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ठीक है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फैट और लिपिड सिंथेसिस करती है। अब यहाँ पे प्रोटीन भी है, फैट भी है, लिपिड भी है, तो ये क्या करेगा बेटा? प्रोटीन और लिपिड मिलकर के लिपोप्रोटीन बनाएंगे जो कि सेल मेम्ब्रेन को बनाने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। इतनी बात समझ में आई? यस मिस। अब क्या होता है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, ठीक है, तो कुछ इसका पार्ट सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करता है। इसीलिए आपने देखा होगा वहां पे लिखा हुआ है सपोर्टिव फ्रेमवर्क फॉर द सेल। सेल के लिए ये सपोर्टिव फ्रेमवर्क का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यही तो बेटा क्या कर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? प्रोटीन सिंथेसिस भी कर रहा है, यानी कि RER और फैट लिपिड भी बना रहे हैं। तो लिपिड और फैट प्रोटीन मिलकर लिपोप्रोटीन बन रहा है जो क्या कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है? साथ ही साथ ये फैट का भी सिंथेसिस करते हैं, साथ में ये ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। अब वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो मैं आपको समझा रही हूँ। इतना समझ में आया? यस यस ओके, सबको क्लियर हो गया? यस मिस। यस कहने का मैम। मतलब है जो एंडोप्लाज्मिक Yes, ma'am. रेटिकुलम है बेटा, बेसिकली वो कर क्या रहा है? मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, यानी कि कुछ बना रहा है। वो क्या है बेटा? प्रोटीन है, फैट है, लिपिड है। ठीक है, अब जब इसने बना दिया बेटा तो इसको पैकेजिंग कौन करेगा? इसको ट्रांसफर कौन करेगा? इसी के साथ समझा दो गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus इसी के साथ समझा देती हूँ। ठीक है, देखो ये तो था माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यहां से क्या बनना स्टार्ट हुआ? प्रोटीन्स बनना स्टार्ट। अब ये प्रोटीन आया बेटा, लेकिन ये तो अभी मैन्युफैक्चर ही हुआ है, बना ही है, बट इसको मॉडिफाई कौन करेगा? पैकेजिंग कौन करेगा इसकी? वो कौन होते हैं हमारे? गोल्गी apparatus। गोल्जी, गोल्जी बॉडीज या गोल्गी। ठीक है, तो ये क्या करेगा बेटा? यहाँ से ये धीरे जो प्रोटीन्स होते हैं ये आ जाएंगे आपके गोल्जी में। अब जैसे जैसे गोल्जीज में आएंगे धीरे 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 नीचे इस तरफ से यहाँ पे आते आते ये वेजाइकल जो है सीक्रेट होना स्टार्ट कर जाते हैं, यानी कि इससे अलग हो जाएंगे। ये बात समझ में आई या नहीं? यस यहाँ पे मिस, फिर से मैन्युफैक्चरिंग समझा की बेटा फिर से समझाती हूँ, चलो डिटेल में समझा देती हूँ। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसने प्रोटीन बनाया। अब प्रोटीन बनाने के बाद बेटा ये जो प्रोटीन्स है इसको, ये जो हम देख रहे हैं पैकेज जो देख रहे हैं ये दिख रहा होगा आपको, इसको वेजाइकल्स बोलते हैं। तो ये क्या करता है बेटा? धीरे धीरे बाहर निकलेगा इससे, इस तरीके से फॉर्मेशन होगी, क्योंकि इसको बाहर निकलना है तो इससे अलग होना पड़ेगा, यहाँ तक तो नहीं रहेगा, तो ये बाहर निकलेगा। इसमें प्रोटीन्स है बेटा बहुत सारा भरा हुआ। जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो नीचे क्या दिखा इसको? गोल्जी apparatus। ये इधर आकर के इस पर अटैच हो जाएगा।
ये इधर आके इस पे अटैच हो जाएगा। जैसे ही ये इस पे अटैच हुआ बेटा तो ये यहाँ से ट्रांसफर होता 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 एंड में जैसे ही पहुंचेगा, जो ये वेसिकल्स हैं ये यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे, यानी कि टूट जाएंगे और ये अलग हो जाएंगे। ये बात आप समझ में आई युविका? यस मैम। क्योंकि ये अब अलग हो गए हैं, ये वेसिकल्स जो इसके बारे में बात कर रही हूँ, तो इस वेसिकल्स में अभी है क्या, एंजाइम भी हो सकता है बेटा। अगर इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम है तो बताओ डाइजेस्टिव एंजाइम जिसमें प्रेजेंट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? लाइजोसोम। वेरी गुड, लाइजोसोम। साइडल बैग्स। ठीक है, तो हमने क्या बोला? कुछ नहीं बोला, हमने ये बोला कि हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा जिसमें क्या हो रहा था बेटा, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम्स अटैच है, जो क्या कर रहा था बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने ये भी देखा कि ये फैट को भी सिंथेसिस कर रहा है। अब जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, जो प्रोटीन बना, जो लिपिड बना, ये क्या करा, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प किया। जो और बचा है वो कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाना है उसको, तो वो क्या करेगा, धीरे 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 अपने आप से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे बाहर निकलेगा, जिसको हमने अभी वेसिकल कहा है। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बेटा, कहीं माना कोई फैक्ट्री है जहां पे कुछ सामान बन रहा है, कुछ भी बन सकता है, टेडी बियर बन रहा है, पेन बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो वो सारा बाहर निकल के माना दूसरे रूम में आता है, तो दूसरे रूम में आके क्या करेंगे, हम टेडीज को अलग बॉक्स में रखेंगे, पेन को अलग बॉक्स में रखेंगे, यही तो करेंगे ना। तो वो गोल्जी काम करता है। ये गोल्जी क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, पैकेजिंग करेगा। ठीक है, और पैकेजिंग करने के बाद क्या करता है, ये बाहर ट्रांसफर कर देता है। ये सेल है अभी, ठीक है ना, तो ये धीरे धीरे बाहर निकल गई है। तो ये वेसिकल्स अगर इसमें क्या प्रेजेंट हुआ, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट हुए, तो इसको हम नाम दिया है क्या, लाइजोसोम्स। और बड़े बड़े वैक्यूल्स अगर बन जाते हैं जिसमें वाटर प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलते हैं हम, वैक्यूल। बात समझ में आई या नहीं आई, तभी आगे करूंगी। वैसे आ गया। अच्छे से आ गया? यस मैम। ओके मैम लाइसोसोम बता दीजिए। हाँ अभी बता रही हूँ, एक सेकेंड। तो इसीलिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पे लिखा है सपोर्टिव फ्रेमवर्क फॉर द सेल। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अभी मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस, तो पहले इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, जो गोल्गी एपरेटस है बेटा फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक है, यानी कि फ्लैट होता है। ठीक है, इस तरीके से इसमें ट्यूबल्स फॉर्म भी होती है, यहाँ साइड में अगर आप देखोगे तो ऐसे ट्यूब फॉर्म में भी होते हैं ये ऐसे। ठीक है, दूसरा, ठीक है, इसका फंक्शन ये क्या करता है बेटा, जो गोल्गी एपरेटस है जरूर मॉडिफाई तो करता ही करता है, पैकेजिंग भी करता है। पैकेजिंग कहने का मतलब ये है बेटा, ये मेम्ब्रेन बनाता है। ठीक है, जो प्रोटीन है, लिपिड है, जो भी आ रहा है इसमें गोल्गी एपरेटस में, उसके बाहर एक मेम्ब्रेन बनाता है, सिंगल बाउंडेड मेम्ब्रेन बनाता है। अब खुद बताओ सिंगल बाउंडेड मेम्ब्रेन किसकी होती है, लाइसोसोम्स की होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, मेम्ब्रेन बनाता है। तो पैकेजिंग का मतलब ऐसे नहीं कि रैपिंग कर रहा है, वो गिफ्ट पैक कर रहा है, नहीं, सिंगल बाउंडेड मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन से पैक कर रहा है उसको। ठीक है, तो मैं कहाँ पे थी, ठीक है, तो ये साथ साथ बेटा एंजाइम का सिक्रेशन भी करता है, एंजाइम भी सीक्रेट करता है। बात समझ में आ रही है, पैकेजिंग मॉडिफाई कर रहा है लेकिन साथ साथ एंजाइम भी सीक्रेट करता है। ये बात किस किस को समझ में आई? यस ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा गोल्गी एपरेटस के बारे में, बोलो। गोल्गी एपरेटस होते हैं जो भी प्रोटीन्स आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उनकी पैकेजिंग करने में हेल्प करते हैं, उनके अराउंड एक सिंगल बाउंडेड मेम्ब्रेन बना देते हैं, और जब वो बाहर डिटैच होते हैं वेसिकल्स के फॉर्म में, तो अगर उनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं तो वो लाइसोसोम्स होते हैं, अगर वाटर फिल्ड होता है तो वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, कुछ वेस्ट भी हो सकता है, तो वेस्ट क्या करेगा, जो सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन उसके साथ फ्यूज कर जाएगा और बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और साथ में इसमें लिखा है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। अब ये क्या है, देखो बेटा, अभी अभी मैंने आपको बताया जो गोल्गी होती है, गोल्गी एपरेटस होते हैं या गोल्गी एपरेटस होते हैं, ये क्या करते हैं, एंजाइम को भी बनाते हैं, यानी कि एंजाइम भी सीक्रेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, यानी अगर मैं एक स्पर्म के बारे में बात करूं तो इसमें ना यहाँ टॉप में यहाँ पे एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। अब ये जो एक्रोसोम है बेटा, ये एक्रोसोम बना होता है एंजाइम का, तो आप खुद सोचो ये एंजाइम कहाँ से आया होगा,
गोल्जी एपरेटस से, इसीलिए वहां पे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। तो बात समझ में आई? यस मिस। ठीक है, नेक्स्ट गोल्जी एपरेटस मैंने बता दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया देख लेते हैं। चलो, माइटोकॉन्ड्रिया का एक नेम है इंपॉर्टेंट, क्या नाम देते हैं उसको माइटोकॉन्ड्रिया को? बताओ। मैम पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखें तो वेरियस शेप्स होती है बेटा, बट यूजुअली सॉसेज लाइक कुछ इस तरीके से बना हुआ, ठीक है। स्फेरिकल शेप होती है, राउंड शेप है, रॉड शेप है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, सॉसेज लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है। डबल वॉल बैग की तरह होता है, डबल वॉल यानी कि एक तो ये हो गई, दूसरी जो होती है बेटा इनर वॉल, जिसके बारे में बात कर रही हूँ अभी, इनर वॉल ये तो बाहर की हो गई। एक इनर वॉल होती है, वो इस तरीके से प्रोजेक्ट होती है बेटा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। तो ये जो अंदर की वॉल है उसे ऐसा लगता है जैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको नेमिंग दी गई है क्या? क्रिस्टे। क्रिस्टे। इसके अंदर भरा होता है बेटा मैट्रिक्स, ये लिखा नहीं आपके बुक में, ज्यादा डिटेल में पढ़ाना बेकार है, ठीक है। मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ सकता है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है, खुद का आरएनए होता है, और ये खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं इसमें? तो ये क्वेश्चन लर्न कर लेना साथ में। डीएनए भी खुद का, आरएनए भी खुद का, राइबोसोम भी खुद का। अब सोचो बेटा, जब माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम भी खुद का है तो क्या ये प्रोटीन नहीं बनाएगा? तो ये प्रोटीन भी खुद का है देखो। अच्छा सोचो, प्रोटीन तो बना दिया इसने, अगर इसके पास डीएनए है बेटा, क्या ये रेप्लिकेट नहीं करेगा? करेगा, यानी कि एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो भी बन सकते हैं, तो ये रेप्लिकेट कर सकता है डीएनए। समझ में आ रहा है? ठीक है। यस मैम। तो ये मैट्रिक्स मैंने बता दिया आपको, इनका खुद का डीएनए है जो रेप्लिकेट कर सकता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की दूसरी कॉपी भी बन सकती है क्योंकि इसमें खुद का डीएनए प्रेजेंट है। ओके, ये आपकी बुक में नहीं है, बस ये एडवांस बताया, ठीक है। फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के, फंक्शन अभी मैंने आपको बताया, जो सेल रेस्पिरेशन होता है उसका फर्स्ट स्टेप जो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन जो सेकंड स्टेप होता है बेटा वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब सेकंड स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, यानी सेल रेस्पिरेशन के टाइम जो एनर्जी बन रही होगी बेटा वो कौन होती है? एटीपी। यानी एनर्जी क्या हो रही है, कुछ तो रिलीज हो जाती है जब बनती है, और कुछ एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, जिसका यूज बेटा बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शन में होता है। किसमें? मेटाबॉलिक फंक्शन में। यानी जब जब सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो कहाँ से मिलेगी? एटीपी से मिलेगी। अब सोचो ना बेटा, अगर ग्लूकोज हम लेंगे ही नहीं, अगर हम खाना ही नहीं खाएंगे, वो ग्लूकोज सेल में ही नहीं जाएगा, तो वो एटीपी कहाँ से बनेगा? और वो एटीपी ही नहीं बना तो सेल को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? और सेल को एनर्जी ही नहीं मिली तो सेल फंक्शन कहाँ से परफॉर्म करेगा? अब सेल फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो सेल डेड हो जाएगा। ऐसे कर करके सारे सेल डेड हो जाएंगे और हम भी डेथ हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है? बिना सेल के लाइफ नहीं है, तो इसीलिए लाइफ नहीं है बिना सेल के, ठीक है। तो एटीपी क्या करता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या करेगा? सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जितने भी फंक्शंस होंगे सारा काम एटीपी करेगा उनको एनर्जी देने का। बात समझ में आ गई या नहीं? यस मैम, यानी जितने भी फंक्शंस इन प्लांट में होते हैं, जैसे वो सेल्स आपको ऊपर चढ़ने के लिए जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, तो वो भी एटीपी के ही फॉर्म में होता है। किसमें बोला? मैम तरबिया, तो मैं पूछ रही थी। तरबिया अभी प्लांट सेल जब पढ़ेंगे तब बताऊंगी उसके बारे में, ठीक है। अभी एनिमल सेल पढ़ रहे हैं हम। ओके ओके मैम। इतना समझ में आया पहले? यस मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, एक सेकेंड रुकना, मैं जरा पीडीएफ खोल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा राइबोसोम्स। अब राइबोसोम तो सबको समझ में आ गया होगा कि राइबोसोम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। राइबोसोम क्या काम होता है राइबोसोम्स का? प्रोटीन सिंथेसिस करना। अब ये राइबोसोम्स क्या होते हैं बेटा? पूरे साइटोप्लाज्म में फ्रीली स्कैटर्ड होंगे, यानी फैले हुए होंगे, या ये किसके साथ अटैच होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ।
ठीक है, तो इनका काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। राइबोसोम किस किस को समझ में आया? यस मिस, आगे। ठीक है, लिख यस देती मैम। हूँ। ग्रेन्यूल्स होते हैं, यानी दाने, छोटे छोटे होते हैं, दाने लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म में फ्रीली स्कैटर होंगे या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होंगे। दो काम है। ठीक है, फिर प्रोटीन बनाने का काम करेगा, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ये हमारे राइबोसोम्स का काम होता है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट Yes, हम बढ़ते हैं राइबोसोम्स के बाद बेटा इंपॉर्टेंट है लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स का काम क्या होता है? लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम इंट्रासेल्युलर डाइजेशन आल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स। ज्यादा जल्दी तो नहीं करवा रही हूँ? नो मिस। समझ में आ रहा है ना? यस मिस। ओके, अब देखो बेटा ये लाइसोसोम्स, अभी अभी मैंने आपको बताया, अगर गोल्गी बॉडी जो है यानी कि गोल्गी एपरेटस जो है, अगर वो ना होता तो लाइसोसोम्स भी ना होते, क्योंकि उसी से ये सीक्रेट हो रहा है, उसी से जो वेसाइकल्स है वो बन के आ रहे हैं। उसमें अगर डाइजेस्टिव एंजाइम आपको दिख रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम है किसी में, तो वो हमारा लाइसोसोम्स है। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है कुछ 40 टाइप्स के या 60 भी होते हैं, 40 to 60 ले लो। ठीक है, अब ये क्या करते हैं बेटा, ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम का काम क्या है? डाइजेस्ट करना। ये डाइजेस्टिव एंजाइम कौन बना रहा था, याद करो? डाइजेस्टिव एंजाइम, ये डाइजेस्टिव एंजाइम बेटा ये गोल्गी apparatus। RER, सुनो सुनो, ये भी समझ में आ जाएगा। RER से सिंथेसिस होता है बेटा ये। ठीक है, अब RER क्या बनाता है बेटा? प्रोटीन बनाता है। तो जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ, उसको मत समझो। क्या कहा मैंने? डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा। ठीक है, ये बहुत सारे एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट है, किसमें? लाइसोसोम्स में। यानी इतना समझ में आया? यस मिस। स्मॉल यस मैम। वेसाइकल्स है, ठीक है, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे। कहाँ से आया है ये? गोल्गी से निकल के आए हैं। ठीक है, और कहाँ आ गए हैं? सेल वॉल के अंदर आ गए, यानी कि साइटोप्लाज्म में आ गए। अब इसका फंक्शन क्या है बेटा? देखो बहुत सारे फंक्शन है बेटा। अब जैसे क्लीनिंग का काम करेगा, यानी कि सफाई करने का काम, जितना भी वेस्ट होता है उन सबको ये डाइजेस्ट कर जाएगा। ठीक है, अब बेटा होगा क्या, देखो हमारे पास ये सेल है, सेल बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो कोई ना कोई वेस्टेज तो बन रहा होगा। तो ये क्या करता है लाइसोसोम्स, जहां इसको लगता है कि ये वेस्टेज है, ये हार्मफुल हो सकता है हमारे सेल के लिए, तो फटाफट से उसको डाइजेस्ट कर जाता है। ठीक है, एंगल्फ कर जाता है। दूसरी चीज, अगर इसको लग रहा है कि मेरा ही सेल खुद से डैमेज हो रहा है या कुछ ऐसे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जो हार्मफुल हो सकते हैं अदर सेल के लिए, तो ये क्या करेगा बेटा, धीरे 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 अपने एंजाइम को सीक्रेट करना स्टार्ट कर जाएगा। और जैसे ही एंजाइम सीक्रेट होंगे, तो जहां भी साइटोप्लाज्म में जो भी प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है बेटा, ये सब को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर जाएगा और सेल की डेथ हो जाएगी। इसीलिए इसको कहा जाता है सुसाइडल बैग। बात समझ में आई या नहीं? यस। ओके, तो ये है लाइसोसोम्स का फंक्शन। ठीक है, लाइसोसोम बन के कहाँ से आया? गोल्गी एपरेटस से ही बन के आया। बहुत सारे इसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रोटीएज हो गया, लाइपेज हो गया, कार्बोहाइड्रेज हो गया, ऐसे इतने सारे एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या करेंगे, जब इनको लगेगा कि सेल, इसके बगल में कोई सेल पड़ा है, तो उसको ये अंदर ले लेगा और उसको क्या करेगा, उस पे जो एंजाइम्स होते हैं उनका सीक्रेट करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, जैसे ही सीक्रेट करेगा वो एंजाइम क्या हो जाएगा, सॉरी एंजाइम नहीं, ये सेल क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, सॉल्युबल जैसे ही हो गया फिर ये कोई हार्म नहीं करेगा किसी को। इसी तरीके से अगर राइसोसोम को लगता है कि उसका खुद का सेल ही अभी हार्म पहुंचाने वाला है, तो वो क्या करेगा, अपने आप ही एंजाइम को रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही एंजाइम रिलीज हुए, क्योंकि उसका फंक्शन ही ये है कि डाइजेस्ट करना है, तो वो सारे सेल ऑर्गेनल्स को खा जाएगा और सेल भी खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यस मिस। ये होता है लाइसोसोम। ठीक है, अब सेंट्रोसोम दिया है बेटा। सेंट्रोसोम मैं आपको सेल डिवीजन में समझाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा समझा देती हूँ, चलो लास्ट में समझाऊंगी सेंट्रोसोम। पहले हम पढ़ लेते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड, ये प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट शेप के होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं।
ठीक है, लाइक ओवल शेप होती है, स्फेरिकल शेप होती है, एंड डिस्क शेप्ड होती है, बहुत सारी शेप है। ठीक है, और ये प्लास्टिड होते हैं बेटा 2 टाइप्स के। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट, प्लास्टिड है 2 टाइप के। फर्स्ट होता है ल्यूकोप्लास्ट, एंड सेकंड है क्रोमोप्लास्ट। ओके, ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस प्लास्टिड है, इसमें कलर होता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट क्या है बेटा? कलरलेस प्लास्टिड है। तो इसका काम क्या है फिर? जब कलरलेस प्लास्टिड है, इसके पास जब कोई पिगमेंट ही नहीं है, तो उसका काम क्या है? इसका काम है बेटा स्टार्च को स्टोर करना। ठीक है, स्टार्च को क्या करता है? ये स्टोर करके रखता है। बात समझ में आई? जैसे हमारा पोटैटो होता है, तो पोटैटो सेल्स जो होती है उसमें बहुत सारे लॉट्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करता है? अब पता है क्या होता है बेटा? ये जो पार्ट होता है ना, ये सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं रहते। ठीक है, तो इनका फंक्शन क्या होता है ल्यूकोप्लास्ट का? ये क्या करेगा? कलरलेस है, कोई काम नहीं कर रहा है, कोई पिगमेंट ही नहीं